नमस्कार साथियों, मैं यशपाल सिंह बघेल एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम योद्धा 2020 में। जैसा कि दोस्तों आपको बताया, हम इतिहास पढ़ रहे थे। इतिहास में दोस्तों हमने कहां तक करा दिया था? इतिहास में दोस्तों हमने मगध पर चल रहे थे। मगध में दोस्तों हमने सिकंदर तक करा दिया था, यानी सिकंदर ने जब आक्रमण किया था वहां तक हमने करा दिया था। चलिए, तो सिकंदर के बारे में थोड़ा बहुत और पढ़ लेते हैं। यूनानी आक्रमण जो हुआ था उसके बारे में थोड़ा और पढ़ लेते हैं ना। तो सिकंदर चल रहा था हमारा। सिकंदर से पहले हमने क्या कराया था? सिकंदर से पहले हमने हर्यक वंश करा दिया, शिशुनाग वंश करा दिया और नंद वंश करा दिया हमने। ठीक है, चलिए तो सिकंदर के बारे में पढ़ लेते हैं। सिकंदर के बारे में मैंने दोस्तों आपको बताया था, उसमें कुछ पॉइंट रह गए थे, तो कुछ पॉइंट में कराता हूँ। क्या था दोस्तों? इसने भारत विजय किया था 326 BC में, है ना। किसको हराया था? पूरस को हराया था। चलिए, पूरस को हराया था। और हमने कौन सा युद्ध बताया था? वो हाइडेस्पिया बितस्ता का युद्ध बताया था 326 BC में, है ना। किसमें बताया था? 326 BC में झेलम नदी के किनारे पर हुआ था। ठीक है, सिकंदर और पूरस के बीच में हुआ था, जिसमें सिकंदर की जीत हुई और पूरस की हार हुई। चलिए आगे अगर बात करें हम दोस्तों, तो आगे बात करेंगे कि किसके कहने पर इसने सिकंदर ने जो है वापस जाने का निर्णय लिया। तो कोनोस नाम का एक सेनापति था। कोनोस नाम का एक सेनापति था, जिसके कहने पर सिकंदर ने वापस लौटने का निर्णय लिया, है ना। चलिए, तो कोनोस नामक सेनापति के कहने पर सिकंदर ने वापस लौटने का निर्णय लिया। दोस्तों, जब ये सिकंदर गया था यहाँ से, तो अपने साथ क्या ले गया था? एक दार्शनिक को ले गया था। क्या ले गया था दोस्तों? एक दार्शनिक को ले गया था। तो कौन से दार्शनिक को ले गया था? तो उसका नाम है दोस्तों कालानास। कालानास नामक दार्शनिक को सिकंदर अपने साथ ले गया। ठीक, जब ये सिकंदर दोस्तों यहाँ से गया था, तो ये जो इसका जीता हुआ क्षेत्र था, भारत के जो भी हिस्से इसने जीते थे, तो उसका ये गवर्नर बना के गया था एक, है ना। इसका क्या एक जिम्मेदार व्यक्ति जो होता है, गवर्नर या छत्रम जिसे कह सकते हैं, छत्रम कहा जाता था वैसे उस टाइम पे, छत्रम या गवर्नर बना के गया था। तो किसको बना के गया था ये गवर्नर, वो हम देखेंगे। तो अगर दोस्तों बात करी जाए, तो भारत का ये क्षेत्र था, सिकंदर ने भारत के विजित क्षेत्र का छत्रम जो बनाया था, है ना। छत्रम की बात करें या गवर्नर, ठीक है, छत्रम या गवर्नर किसको बनाया था? अगर इसकी बात करें तो बनाया था दोस्तों फिल को। किसको बनाया था? फिल। नाम याद रखेंगे फिल। कोनोस को याद रखेंगे, कालानास को याद रखेंगे। ठीक है, तो फिल को बना दिया। ठीक है, अगर दोस्तों इसकी बात करें तो 323 ईस्वी में इसकी बेबीलोन में आकर के मृत्यु हुई। जब ये वापस गया था, कहाँ गया था? ये वापस गया था, बेबीलोन पहुंच गया था, है ना। तो बेबीलोन में क्या हुआ दोस्तों? इसको ज्वर आ गया था, जो ज्वर यानी बुखार आ गया था, और ये उससे पीड़ित हो गया था, बहुत ज्यादा परेशान हो गया था। तो उसी से ज्वर के कारण ही इसकी 323 BC में मृत्यु हो गई। 323 ईस्वी में। किसमें दोस्तों? 323 ईस्वी में। ठीक है, दोस्तों अगर मैंने ये बोला हो, कितना युद्ध बताया था बितस्ता वाला, बितस्ता
का युद्ध जो हुआ था ना, अभी मैंने उसको बीसी बोल दिया, तो दोस्तों बीसी नहीं है, वो वितस्ता का युद्ध कब हुआ था? 326 ईस्वी है ना, कितना? 326 ईसा पूर्व। कब हुआ दोस्तों? 326 ईसा पूर्व, है ना, ठीक। और ये भी दोस्तों कब हुआ था? इसकी मृत्यु 323 ईसा पूर्व। इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है दोस्तों, कंफ्यूजन नहीं लेना है हमारे को, बिल्कुल, है ना, कंफ्यूजन नहीं लेना है, एक बार और क्लियर कर लेना है इस तरीके से। 326 ईसा पूर्व में क्या हुआ था? वो वितस्ता वाला युद्ध हुआ था, हेडेस्पीस का युद्ध, ठीक है, जो झेलम नदी के किनारे पर हुआ था। चलिए इसकी मृत्यु की बात करें 323 ईस्वी में, यानी इसके 3 साल बाद ही इसकी क्या होगी दोस्तों? मृत्यु हो जाती है। कहाँ पर होती है दोस्तों? मृत्यु होती है इसकी 323 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है इसकी, मृत्यु बेबीलोन में हुई, ठीक है। बेबीलोन की अगर बात करूं दोस्तों, तो बेबीलोन का जो भी क्षेत्र है, एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा हूं आपको, बेबीलोन का क्षेत्र जो है एक उजड़ा हुआ शहर है। क्या है ये? एक उजड़ा हुआ शहर है, एक मृत शहर है। क्यों है? क्योंकि उसमें पानी की जो मात्रा है दोस्तों 0% हो गई है, वहां पर बिल्कुल भी पानी नहीं है। ये क्या है हो गया? एक डेंस क्या बोलते हैं उसको? डेंस क्षेत्र हो गया ये, ना, डेंस सिटी, यानी पॉपुलेशन ओवर क्राउड हो जाती है। जब पॉपुलेशन क्या है, जगह बहुत कम है, पॉपुलेशन इसमें बहुत ज्यादा होगी तो बीमारियां आती हैं, बीमारियां बहुत ज्यादा आती हैं, और पानी की मात्रा यहाँ पर नहीं रहती, ठीक है। तो ऐसे क्षेत्र को डेंस क्षेत्र कहते हैं, यानी मृत घोषित कर दिया गया है किसको? बेबीलोन को, ठीक है। यानी एरिया बहुत कम है, पॉपुलेशन ज्यादा है, और हर चीज की मारामारी हो जाती है, यहाँ पे महामारी आ जाती है, बीमारियां आ जाती हैं, ठीक है। तो इसके बाद चलो दोस्तों आगे बात करते हैं, यहाँ पर ये सिकंदर हमारा कंप्लीट होता है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अब हम बात करेंगे धनानंद, और वो स्टोरी बताई होगी दोस्तों मैंने आपको, चाणक्य वाली, है ना। चाणक्य जब धनानंद के दरबार में गया था दोस्तों, मैंने आपको बताया था एक बार कि चाणक्य जब धनानंद के किसमें गया था? दरबार में गया था, तो क्या होता है कि इसने क्या किया, उसकी काफी बेइज्जती की। चाणक्य ने बताया था कि आप पर बाह्य आक्रमण भारत पर होने वाले हैं, तो आपकी सेना जो है काफी संख्या में है, और काफी ये समृद्धशाली जो था वो धनानंद का राज्य था, धनानंद का शासन था, है ना। तो इसने कहा था कि आप जो है जो बाह्य आक्रमण है उनसे रक्षा कीजिए, दूसरे जो राजा हैं उनकी सहायता कीजिए, और इन्हें जो यूनानी आक्रमण हो रहे हैं, यानी जो सिकंदर आ रहा था उसको रोकने के लिए इन्होंने बोला था। तो लेकिन धनानंद नहीं माना। धनानंद थोड़ा सा बोलते हैं ना घमंडी टाइप का, इस टाइप का थोड़ा राजा था, यानी शासक था। तो क्या होता है, इसने चाणक्य की बहुत बेइज्जती की और इसको घसीटते हुए बाहर निकाल दिया, है ना। तो इसके बाद चाणक्य ने क्या किया, एक 16 साल का लड़का, हष्टपुष्ट लड़का, एक 16 साल का लड़का, जिसको शिक्षा दीक्षा दी इसने, तलवार जितने भी अस्त्र शस्त्र चलाने होते हैं वो सिखाए। और इसने क्या किया, एक छोटी सी सेना की टुकड़ी बना करके इसने धनानंद पर आक्रमण कर दिया, ठीक है। तो अगर बात करें आगे हम, तो इसमें बात करेंगे फिर दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, ठीक है। चलिए चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बात करते हैं। अभी मैं मौर्य वंश से स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ, पहले इसका थोड़ा ओवरव्यू दे देते हैं ना। ओवरव्यू की बात करें दोस्तों, तो युद्ध हुआ इनमें 322 बीसी में। कब हुआ दोस्तों युद्ध जो हुआ था? वो 322 बीसी में युद्ध हुआ। युद्ध की बात करें, युद्ध कब हुआ? ये 322 बीसी या ईसा पूर्व में इनका जो है युद्ध हुआ, ठीक है। 322 ईस्वी में क्या हुआ? युद्ध हुआ। मगध की बात करें तो मगध पर कौन है इस टाइम पे? मगध की बात करें तो मगध पर है आपका क्या? धनानंद, है ना। धनानंद की अगर बात करें तो इसको दोस्तों घनानंद ही बोलते हैं, घनानंद, है ना। घनानंद भी कई जगह बोला गया है, यानी घनानंद भी लिखा जाता है, लेकिन आप धनानंद याद करेंगे, ठीक। और इधर बात करें तो इधर कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य है। इधर चंद्रगुप्त मौर्य कौन है? इधर चंद्रगुप्त मौर्य, और इनके साथ कौन है? इनके जो प्रधानमंत्री हैं या गुरु कह लो, सब कुछ कह लो, वो कौन है? चाणक्य, है ना। कौन है? चाणक्य। इनमें क्या होता है दोस्तों? इसकी सेना, ये सेना बना दी हमने, है ना, और इधर इसकी सेना,
दोनों में तलवारबाजी हो जाती है, यानी दोनों में हथियारबाजी हो जाती है, दोनों में युद्ध हो जाता है और यहाँ पर क्या होता है, चंद्रगुप्त मौर्य की जीत हो जाती है। क्या हो जाती है दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य की जीत हो जाती है और धनानंद क्या होता है, यहाँ पर हार जाता है। ठीक है, चलिए तो इतना कर लें, पसीना बहुत ज्यादा आ रहा है ना। चलिए, इनकी हो जाती है हार, है ना। अगर बात करें इनकी जो जानकारी है वो कहाँ से मिलती है, जानकारी देखेंगे हम, है ना। चलिए, तो इतना समझ में आ ही गया होगा, दोनों में युद्ध हो गया, दोनों की ये सेनाएं हैं आपस में भिड़ जाती हैं यहाँ पर, है ना, तलवारबाजी हो जाती है। तलवारबाजी तो आप समझते ही होंगे ना, मार काट, ये सब पहले क्या था, एक आम रिवाज थी। ठीक है, जो भी राजा बना वो दूसरे को ठोक ठाक के बना, है ना। क्या होता है ठोकना, ठोकना मतलब समझिए होंगे। चलिए आगे बात करें तो ये जानकारी जो मिलती है कहाँ से प्राप्त होती है, ये इनके बारे में जानकारी जो मिलती है, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, धनानंद के बारे में, तो ये जानकारी कहाँ से मिलती है, जानकारी प्राप्त होती है। जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है, तो दोस्तों जानकारी मिलती है कौटिल्य। कौटिल्य की बात करें, कौटिल्य हो या चाणक्य या विष्णुगुप्त, तीनों का एक ही नाम है ना, कौटिल्य या चाणक्य या विष्णुगुप्त। चलो जानकारी जो मिलती है वो कहाँ से, अर्थशास्त्र से मिलती है, अर्थशास्त्र। कौटिल्य ने जो अर्थशास्त्र ग्रंथ की रचना की है उससे जानकारी जो है प्राप्त होती है ना। चलिए आगे अगर बात की जाए तो सोमदेव, सोमदेव ने रचना की है, सोमदेव की एक रचना है, उसका नाम है कथा सरित सागर। क्या है, कथा सरित सागर। कथा सरित सागर से जानकारी मिलती है चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, है ना, या गुप्त वंश की बात कर सकते हैं, इनके बारे में जानकारी मिलती है। आगे बात करें क्षेमेंद्र, क्षेमेंद्र की एक रचना है, क्षेमेंद्र की रचना। तो क्षेमेंद्र की रचना कौन सी है दोस्तों, बृहद कथा मंजरी। कौन सी है, बृहद कथा मंजरी, बृहद कथा मंजरी, है ना, कथा मंजरी, इससे जानकारी प्राप्त होती है। आगे अगर दोस्तों बात करें तो आगे है हमारा विशाख दत्त। विशाख दत्त की एक रचना है, विशाख दत्त, इसकी एक रचना है जिसका नाम क्या है दोस्तों, मुद्रा राक्षस। क्या है, मुद्रा, इंपोर्टेंट है, कई बार एग्जाम पूछा गया है कि मुद्रा राक्षस के रचनाकार कौन है या मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है, मुद्रा राक्षस। ठीक है, इनसे जानकारी प्राप्त होती है। अगर आगे इसमें बात करी जाए दोस्तों तो बौद्ध साहित्य की अगर बात करें, बौद्ध साहित्य, बौद्ध साहित्य से भी जानकारी मिलती है। किससे जानकारी मिलती है दोस्तों, बौद्ध साहित्य से, है ना। चलिए बौद्ध साहित्य की अगर बात करिए तो कौन कौन से, उसमें कौन कौन सी रचना है, दीपवंश है, बौद्ध साहित्य कौन सा, दीपवंश, दीपवंश से जानकारी प्राप्त होती है, और महावंश, महावंश से जानकारी मिलती है, महाबोधि वंश, महाबोधि वंश, इससे जानकारी प्राप्त होती है। किसके बारे में, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, या अगर बात करें तो मौर्य वंश के बारे में। ठीक है, आगे अगर बात करें तो जैन साहित्य की बात कर लेते हैं साथ साथ, जैन साहित्य, है ना। जैन साहित्य की बात करें दोस्तों, जैन साहित्य का कौन सा है, भद्रबाहु की रचना है कल्पसूत्र, भद्रबाहु, भद्रबाहु की एक रचना है जिसका नाम है भद्रबाहु की रचना, कल्पसूत्र, है ना। क्या है, कल्पसूत्र, इससे जानकारी प्राप्त होती है ना। आगे अगर बात करें तो हेमचंद्र है एक, कौन है लेखक, कौन है, हेमचंद्र, एक है हेमचंद्र, हेमचंद्र की एक रचना है
हेमचंद की एक रचना है, इसका नाम क्या है दोस्तों? उसकी बात करें परिशिष्ट पर्व। परिशिष्ट पर्व, ठीक है, इनसे जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, आगे अगर एक पॉइंट डाल लिया जाए तो एक अशोक के अभिलेख भी मिले हैं। अशोक के अभिलेख, अशोक के अभिलेख या शिलालेख बोल सकते हैं ना, अशोक के शिलालेख, शिलालेख से जानकारी प्राप्त होती है ना। यहाँ तक के लिए लिख सकते हैं, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, ये आपको क्लियर है, एक बार देख लीजिए इसे। चलिए इसको मैं रफ कर देता हूँ अब इसके बाद। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगे तो आप इसे शेयर जरूर करें अपने मित्रों के साथ जो भी कंपटीशन से जुड़े हुए हैं। अगर आप दोस्तों हमारे चैनल पर नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब अवश्य करना है आपको, जिससे क्या होगा कि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। चलिए आगे अगर दोस्तों बात करें तो अब बात करेंगे हम चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। अब तक तो ये जानकारी देख रहे थे, ये जानकारी कहाँ कहाँ से प्राप्त हुई है। अब मौर्य वंश है, मौर्य वंश में यानी मौर्य वंश है ना। वैसे तो मौर्य वंश के बारे में बता चुका हूँ मैं, पहला युद्ध हो भी चुका है, लेकिन अब यहाँ से मौर्य वंश के बारे में बात करेंगे। यानी मौर्य वंश के जो प्रत्येक शासक हैं क्रम बाई क्रम वहां से देखेंगे, हम यहाँ से देखेंगे है ना मौर्य वंश, मौर्य वंश। ठीक है, चलिए तो मौर्य वंश की बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य को डाल लेते हैं। सबसे पहले किसकी बात करेंगे? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। अगर इनके जो शासन काल की बात करें तो इनका शासनकाल 322 से 398 बीसी, 322 से बीसी से 300 नहीं है 200 है ना, 298 बीसी। ठीक है, अगर इनके शासनकाल की बात करें तो आप लगा ही सकते हैं कितना है, 24 वर्ष इनका शासनकाल रहा है। कितना रहा है शासनकाल की? अगर बात करें वैसे पूछा नहीं जाता शासनकाल, शासनकाल की बात करें तो ये कितना है 24 वर्ष है। वैसे ये पूछा नहीं जाता, लेकिन आपकी जानकारी के लिए आप याद कर सकते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने शासन किया था वो कितने वर्ष तक किया था? वो किया था दोस्तों आपका 24 वर्ष तक। ठीक है, चलिए तो अगर चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बात करें तो ये चंद्रगुप्त मौर्य जो है ये क्या है, संस्थापक हैं किसके? मौर्य वंश के, है ना। संस्थापक मौर्य वंश, ठीक है। अब इनकी बात कर लेते हैं, ये किस कुल के थे, यानी ये किस वर्ण के थे? तो कुछ तो कहते हैं, अगर ब्राह्मण साहित्य की बात करी जाए, ब्राह्मण साहित्य, ब्राह्मण साहित्य की बात करें तो ब्राह्मण साहित्य के अनुसार दोस्तों ये कौन थे? ब्राह्मण साहित्य के अनुसार ये शूद्र थे, है ना। ठीक है, आगे अगर इसमें दोस्तों बात किया जैन व बौद्ध साहित्य के अनुसार, जैन व बौद्ध साहित्य की अगर बात करें ब्राह्मण साहित्य में इन्हें क्या बोला गया है? शूद्र बोला गया है। जैन और बौद्ध साहित्य में इन्हें क्या बोला गया है? अगर जैन और बौद्ध साहित्य की बात करें तो ये बोला गया है दोस्तों इनको क्षत्रिय। क्या बोला गया है? क्षत्रिय। ठीक है, एक नया शब्द और सुनने को मिलेगा अभी आपको थोड़ी ही देर में। ठीक है, तो विशाख दत्त की एक मुद्रा राक्षस रचना है, इससे पहले मैंने बताई थी मुद्रा राक्षस, है मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस की अगर बात करें, मुद्रा राक्षस की एक रचना है, मुद्रा राक्षस की रचना, नहीं गलत हो गया ना, विशाख दत्त की रचना है मुद्रा राक्षस। विशाख दत्त, विशाख दत्त की रचना मुद्रा राक्षस के अनुसार।
मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस के अनुसार बात करें तो ये कौन थे दोस्तों? मुद्रा राक्षस के अनुसार बात करें तो ये वृषल थे, है ना, वृषल। क्या थे दोस्तों ये? वृषल थे। और वृषल की अगर बात करें दोस्तों तो वृषल का जो अर्थ होता है वो होता है निम्न कुल, है ना, निम्न कुल। निम्न कुल की बात करें तो निम्न कुल क्या था उस टाइम पे? शूद्र। क्या था दोस्तों? निम्न कुल शूद्र, है ना। ये आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है। चलिए आगे बात करते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य की अगर बात करें दोस्तों तो इनके नाम अलग अलग, उसमें क्या बोलते हैं, अलग अलग रचनाओं में अलग अलग हैं। जैसे जो भी विदेशी रचनाकार हैं या इतिहासकार हैं उन्होंने इनको क्या है अलग अलग नाम से संबोधित किया है। तो किसने किन नामों से संबोधित किया है ये हम देखेंगे, ठीक। किस नाम से संबोधित किया है अलग अलग इतिहासकारों ने ये हम देखेंगे। इतिहासकार मान लो या दार्शनिक मान लो, ठीक है, इतिहासकार मान लो या दार्शनिक मान लो। चलिए तो अगर दोस्तों बात करें नाम क्या क्या है इनके, है ना, नाम की अगर बात करें, पेन चेंज कर लेता हूं मैं, है ना। नाम की अगर बात करें तो दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे स्ट्रैबो जस्टिन की। स्ट्रैबो जस्टिन के अनुसार अगर बात करें तो इनका नाम क्या था? सेंड्रोकोट्स। इनका नाम दोस्तों सेंड्रोकोट्स। ठीक है। आगे अगर बात करें दोस्तों तो एरियन व प्लूटार्क के अनुसार, एरियन व प्लूटार्क, ये प्लूटार्क है ना, आधा पा है ये। एरियन व प्लूटार्क के अनुसार अगर बात करें तो यह है एंड्रोकोट्स। कौन है ये? एंड्रोकोट्स। ठीक है। आगे अगर दोस्तों इसमें बात की जाए तो एंड्रोकोट्स हो गया। इसके बाद बात करें तो फिलार्कस के अनुसार, फिलार्कस ने भी इनको एक नाम दिया है, फिलार्कस की बात करें, फिलार्कस के अनुसार इनका नाम है दोस्तों सेंड्रोप्टस। क्या है? सेंड्रोप्टस। ठीक है। ये इनके नाम हो गए, इन्हें अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। चलिए आगे बात करते हैं इनके बारे में। तो आगे दोस्तों अगर बात की जाए, ये आप लिख लेना, है ना, वीडियो को पॉज करके ही लिख सकते हैं। वैसे आप धीरे धीरे मैं करा रहा हूँ, आप लिख सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत वाली बात किसी भी प्रकार की नहीं है। ठीक है। यहाँ तक अगर आपके समझ में आया है तो आप जो है इसको लाइक करके बताएंगे कि हाँ ये वीडियो हमारे समझ में आया है। ठीक है। चलिए आगे बात करें दोस्तों तो सिकंदर का एक सेनापति है जिसका मैंने जिक्र किया था जब मैं सिकंदर पढ़ा रहा था, जिसका नाम क्या था? सेल्यूकस निकेटर, है ना, सेल्यूकस निकेटर। तो सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य में क्या हो जाता है कि युद्ध होता है ना, चंद्रगुप्त मौर्य में क्या होता है? एक युद्ध होता है। सेल्यूकस निकेटर जो है यूनान का है, यूनान, है ना, यूनान का कौन है? सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर। ठीक है। इसकी लड़ाई किससे होती है? मगध पर। कौन है? मगध की बात करें तो इस पर है आपके, कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य, है ना। इन दोनों में क्या होता है दोस्तों? इन दोनों में झगड़ा हो जाता है, यानी इन दोनों में एक दूसरे से ये क्या कर बैठते हैं? युद्ध हो जाता है इन दोनों में। कि कब होता है? ये 305 BC में, 305
BC है ना। यहाँ पर एक युद्ध हो जाता है 305 BC में, ये ध्यान रखेंगे। इस युद्ध का कोई नाम नहीं है, ठीक है। ये इसकी सेना आ जाती है, किसकी? सेल्यूकस निकेटर की वजह से किसकी आ जाती है? चंद्रगुप्त मौर्य की, है ना। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य की जीत हो जाती है। चंद्रगुप्त मौर्य क्या हो जाती है? जीत हो जाती है, और ये सेल्यूकस निकेटर हार जाता है। ये सब हार गया, ठीक है। ये इसकी जीत हो गई, ये जीत गया ना। अब जीत गया तो इनकी भी संधि होगी कुछ ना कुछ, है ना। कुछ जो है अपना क्षेत्र जो है कुछ देना पड़ेगा, यानी जिस क्षेत्र पर सेल्यूकस निकेटर ने अधिकार कर लिया था वो क्षेत्र देने पड़ेंगे अब, ठीक है। तो क्या क्या होता है इस युद्ध के बाद, संधि की अगर बात करें ना, तो संधि में क्या होता है? संधि में इसको 4 क्षेत्र दिए जाते हैं चंद्रगुप्त मौर्य को। कितने क्षेत्र दिए जाते हैं? 4 क्षेत्र संधि में दिए जाते हैं। अगर पहले क्षेत्र की बात करें तो हेरात, दूसरे क्षेत्र की अगर बात करें तो ये आपका कंधार, कंधार के बाद अगर बात करें तो बलूचिस्तान, बलूचिस्तान के बाद अगर दोस्तों बात की जाए तो बलूचिस्तान के बाद है आपका काबुल, ये क्षेत्र क्या है? चारों क्षेत्र ये इसको दे दिए जाते हैं ना, चारों क्षेत्र। चंद्रगुप्त मौर्य को क्या होता है? चंद्रगुप्त मौर्य को प्राप्त हो जाते हैं। ये क्या है? ये चारों क्षेत्र क्या है दोस्तों? इसको जो है प्राप्त हो जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे दोस्तों। एक इसकी पुत्री थी, पुत्री कौन थी दोस्तों? इसकी पुत्री थी, इसका नाम क्या था दोस्तों? कार्नेलिया। क्या था? कार्नेलिया ना। क्या नाम था दोस्तों इसका? कार्नेलिया, और इसे हेलेना भी बोलते हैं, हेलेना। यानी इसकी एक पुत्री थी सेल्यूकस निकेटर की, जिसका नाम था कार्नेलिया। कार्नेलिया की शादी किससे हो जाती है? चंद्रगुप्त मौर्य से हो जाती है ना। विवाह किससे हो जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य से। ये विवाह हो गया, ठीक है। पहले दुश्मन थे, अब ये रिश्तेदार हो गए ना। कौन हो गए अब? ये ससुर दामाद हो गए। अब नहीं हुआ इनमें झगड़ा। 4 क्षेत्र मिल गए, 4 क्षेत्र मिल गए और लड़की दे दी, और क्या देगा, है ना। क्या समझे? 4 क्षेत्र मिल गए इसको और लड़की मिल गई, और क्या चाहिए? कहानी खत्म हो गई इसकी। यानी कहानी खत्म का मतलब ये है कि ये युद्ध की समाप्ति हो गई, ठीक है। आई होप दोस्तों ये आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही बनाना सेम टू सेम डायग्राम से, ठीक है। चलिए आगे अगर बात करें इसकी, आगे बात करते हैं ना। आगे अगर बात की जाए तो दोस्तों ये क्या है? सेल्यूकस निकेटर ने फिर क्या किया? सेल्यूकस निकेटर ने अपना एक राजदूत भेजा, जिसका नाम कौन था? मेगास्थनीज। कौन भेजा दोस्तों? मेगास्थनीज भेज दिया दरबार में। किसके में? चंद्रगुप्त मौर्य के में। तो आगे लिखेंगे इसमें, सेल्यूकस निकेटर ने क्या नाम था उसका? मेगास्थनीज, है ना। सेल्यूकस निकेटर ने मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में क्या होता है दोस्तों? जैसे इसकी शादी हो जाती है, किसकी शादी हो जाती है? यानी कार्नेलिया की शादी किससे हो जाती है? चंद्रगुप्त मौर्य से हो जाती है।
क्योंकि दोस्तों उसकी भाषा उसके समझ में नहीं आती है, यानी जो कार्नेलिया की भाषा है वो यहाँ की भाषा नहीं समझती है भारत की। तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में किसको भेजा जाता है, सेल्यूकस निकेटर भेजता है किसको, मेगास्थनीज को, कि अपना हालचाल देखने के लिए या अपनी पुत्री की सहायता के लिए, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो। ठीक है, तो सेल्यूकस निकेटर क्या होता है, एक राजदूत भेज देता है, इसका नाम है मेगास्थनी। ये पूछा जाता है एग्जाम में, 10वीं बार आ चुका है। ठीक है, तो अब इसे ध्यान रखेंगे। ठीक, तो आगे अगर बात की जाए दोस्तों, तो मेगास्थनी चला गया दरबार में। ठीक है, दरबार में बस मस्त आराम से उसका टाइम बीत रहा है, सुबह से शाम तक इधर उधर भारत के बारे में देखता रहता है कि भारत में ये क्या है वो क्या है, ऐसे करके देखता रहता है। और इसने दोस्तों बैठे बैठे क्या किया, इसने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम क्या है दोस्तों, इंडिका, है ना। मेगास्थनी ने क्या किया, पुस्तक लिखी, क्योंकि इसके समय में तो आता नहीं था क्या बोल रहे हैं यहाँ के, क्या नहीं बोल रहे हैं। ठीक है, इसने क्या किया, जो भी इसे आंखों से दिखाई दिया, जिस प्रकार का भारत की स्थिति इसे दिखाई दी, इसने क्या किया, इंडिका नामक पुस्तक में सबको उसका वर्णन कर दिया। पुस्तक कौन सी है दोस्तों, इंडिका। ठीक है, ये हो जाता है, इसने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है इंडिका। चलिए आगे बात कर लेते हैं। आगे अगर बात करें दोस्तों, इतना कुछ दिया सेल्यूकस निकेटर ने किसको, चंद्रगुप्त मौर्य को। तो चंद्रगुप्त मौर्य का ही फर्ज बनता है कुछ ना कुछ दे, है ना। तो चंद्रगुप्त मौर्य की बात करें तो इसने 500 हाथी सेल्यूकस निकेटर को भेंट में दिए, है ना। सेल्यूकस निकेटर को क्या किया, उपहार में दिए। तो 500 हाथी चंद्रगुप्त मौर्य ने उपहार के रूप में किसको दिए, उपहार के रूप में सेल्यूकस निकेटर को दिए। ठीक है, अगर दोस्तों इसमें आगे बात करें, अब जो भी है यहीं पर ये इनका झगड़ा खत्म होता है और ये सब हो जाता है ना। आगे अगर बात करें इनके गुरु के बारे में, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु के बारे में, है ना। चंद्रगुप्त मौर्य के अगर दोस्तों अंतिम दिनों की बात करें तो इन्होंने इनके जैन गुरु थे भद्रबाहु। कौन थे, भद्रबाहु इनके जैन गुरु थे। कौन थे इनके जैन गुरु थे, भद्रबाहु। ठीक है, और इन्होंने क्या किया, जैन धर्म अपना लिया था। इन्होंने क्या किया, जैन धर्म अपना लिया, है ना। अगर आगे बात करें दोस्तों, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है, आप याद रखेंगे। आई होप आपने लिख लिया होगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं लिखा है तो चलिए। चलिए दोस्तों आगे अगर बात करें इसी में चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, तो इन्होंने 298 बीसी में 298 बीसी यानी ईसा पूर्व, है ना। ये कहां पर चले गए, श्रवणबेलगोला कर्नाटक चले गए। 298 बीसी में श्रवणबेलगोला कहां पर है ये, कर्नाटक में। श्रवणबेलगोला कर्नाटक चले गए, है ना। तो इन्होंने क्या किया, संथारा विधि होती है, एक संथारा या संलेखना विधि होती है ना। कौन सी विधि होती है, संथारा या संलेखना विधि होती है। उससे इन्होंने क्या किया, अपने प्राण त्याग दिए, है ना। संथारा या संलेखना, संथारा या संलेखना विधि द्वारा इन्होंने
प्राण त्याग दिए। संथारा संलेखना विधि की अगर बात करूं दोस्तों तो इसमें क्या होता है कि आपने रामायण देखी होगी, लक्ष्मण ने जिस प्रकार अपने प्राण त्यागे थे, यानी सरयू नदी में जाकर के, यानी संथारा विधि का मतलब ये होता है कि आप पानी में चले जाएंगे, है ना। पानी में जाने के बाद क्या करेंगे, आप बिना कुछ मतलब खाए पिए रहेंगे, यानी बिना कुछ खाए पिए ही मतलब अपने प्राण त्याग देंगे। जैसे जैसे आपकी भूख बढ़ती जाएगी तो आपका क्या होगा, आपके मृत्यु हो जाएगी, है ना। बिना कुछ खाए पिए पानी में रह करके प्राण त्यागना, उसे क्या बोलते हैं, संलेखना विधि बोलते हैं। अभी एक केरल में जो हुआ है, ठीक है, केरल में एक हथिनी है, क्या है, एक हथिनी, किसी ने उसको विस्फोटक पदार्थ खिला दिया, किसमें, अनन्नास में मिला करके, ठीक है, किसमें मिला करके, अनन्नास में मिला करके खिला दिया, है ना। तो ये क्या था, इसके जो है दांत वगैरह जो है इसका सब क्या है, खराब हो गया था, खून निकल गया। तो ये क्या है, इसमें ये पानी में चलेगी 3 दिन के लिए, पानी में 3 दिन रही है, ठीक है, एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा हूँ मैं, अभी ये करंट की बातें हैं। पानी में जाती है ये, 3 दिन तक भूखी प्यासी रहती है और वहां पर ये क्या है, इसकी मृत्यु हो जाती है। और अगर बात करें इसकी तो ये प्रेग्नेंट भी थी, है ना, गर्भवती भी थी। ये बड़ी निर्मम हत्या हुई। काफी कुछ इनके जो फॉरेस्ट ऑफिसर हैं उन्होंने काफी इनका वर्णन किया इनके बारे में, ठीक है। तो चलिए ये यहाँ पर कंप्लीट होता है। आगे इसमें थोड़ा सा रह गया दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य में, ये भी आज कंप्लीट करा देते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य की बात करें दोस्तों तो मगध में अकाल पड़ा था इनके अंतिम दिनों में, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य शासन काल के अंतिम दिनों में, है ना, अंतिम दिनों में अकाल पड़ता है। अकाल की जानकारी प्राप्त होती है दोस्तों, वो कहां से प्राप्त होती है, मता स्थान से, ठीक है। मता स्थान या सोहरा, सोहगरा, क्या है दोस्तों, सोहगरा, सोहगरा, ये क्या है, दोनों ही अभिलेख हैं दोस्तों, क्या है, ये दोनों ही अभिलेख हैं। मता स्थान या सोहगरा अभिलेखों से इसकी जानकारी प्राप्त होती है। किसकी जानकारी प्राप्त होती है दोस्तों, अकाल की, ठीक है। यानी अगर बात करें अकाल की, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के अंतिम दिनों में क्या हुआ कि अकाल बहुत ज्यादा मतलब भीषण अकाल पड़ता है, जिसकी जानकारी कहां से प्राप्त होती है, मता स्थान से, और सोहगरा अभिलेख हैं वहां से इनकी जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट और रह गया है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में क्या होता है, सौराष्ट्र के गवर्नर हैं, इनके समय में, इनके समय मतलब किनके समय, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, है ना, सौराष्ट्र के गवर्नर हैं, सौराष्ट्र के गवर्नर थे, सौराष्ट्र के गवर्नर, जिनका नाम क्या है, पुष्यगुप्त, क्या नाम है इनका दोस्तों, पुष्यगुप्त, सौराष्ट्र के गवर्नर जिनका नाम है पुष्यगुप्त, है ना। पुष्यगुप्त की बात करें, पुष्यगुप्त वैश्य इनका पूरा नाम है, ये गुप्त वंश से नहीं है, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, है ना। ये मत समझ लेना कि इनके भाई वगैरह या और कोई हो, ठीक है, भतीजे हों, ऐसा कुछ नहीं है। ये गवर्नर हैं सौराष्ट्र क्षेत्र के, इनका नाम है पुष्यगुप्त वैश्य। पुष्यगुप्त वैश्य की बात करें तो इन्होंने क्या किया, सुदर्शन झील का निर्माण करवाया। पुष्यगुप्त वैश्य ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया। कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। अगर इसमें बात करूं दोस्तों मैं, तो इसमें 2 प्रकार के प्रश्न बनते हैं। कैसे बनते हैं, तो ये पूछा जाता है कि सुदर्शन झील का निर्माण किस
मतलब किस राजा के शासनकाल में हुआ, तो आपको क्या बताना है, चंद्रगुप्त मौर्य। या अगर ये पूछा जाता है कि सुदर्शन झील का निर्माण किस वंश के शासनकाल में हुआ, तो आप बताएंगे मौर्य वंश के शासनकाल में हुआ, यानी मौर्य वंश में हुआ। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया, तो आप उसमें ऑप्शन लगाएंगे पुष्यगुप्त वैश्य। क्या आप टिक लगाएंगे उसमें, पुष्यगुप्त वैश्य आप उसमें टिक लगाएंगे, है ना। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं थोड़ा। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आ रही होगी दोस्तों। आप डाटा पर एकदम आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं, डाटा एकदम करेक्ट है, इसकी आप चिंता न करें, ये हमारी आप जिम्मेदारी है। ठीक है, चलिए आगे दोस्तों अगर बात करें तो रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख की अगर हम बात करें, रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी मिलती है ना। रुद्रदामन है एक, रुद्रदामन, रुद्रदामन रुद्रदामन के अभिलेख से भी चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। जानकारी प्राप्त होती है, ठीक। आगे दोस्तों अगर बात की जाए तो 298 BC में अपना प्रशासन पुत्र बिंदुसार को इन्होंने सौंप दिया। क्या किया दोस्तों, 298 BC में कहां पर गए थे, अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, कहां पर गए थे 298 BC में, ये गए थे दोस्तों श्रवणबेलगोला कर्नाटक चले गए, है ना। तो 298 BC में जैसे ये श्रवणबेलगोला कर्नाटक गए थे, तो क्या होता है कि ये अपना 298 BC में अपना शासनकाल, अपना जो शासन है, अपना शासन या प्रशासन है ना, अपना प्रशासन यानी अपना शासन अपने पुत्र, ठीक है, अपने पुत्र, पुत्र का नाम क्या है दोस्तों, बिंदुसार, पुत्र का नाम क्या है, अपने पुत्र बिंदुसार सौंप देते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों इससे पहले की जितनी वीडियो आपको देखनी है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां जाकर के आपको प्लेलिस्ट में जाकर के सारी की सारी वीडियो मिल जाएंगी। इसके अलावा दोस्तों बताना चाहूंगा, हमारी एक ट्रिक की क्लास आती है, उसको भी आप देखना ना भूलें, काफी अच्छी अच्छी ट्रिक हम लेके आते हैं। जीके जो स्टैटिक जीके है दोस्तों, आप उसे लंबे समय तक याद कर सकते हैं, किसके द्वारा, ट्रिक के द्वारा, है ना। क्या होता है कि हम थ्योरी बहुत सारी याद कर लेते हैं, लेकिन हमें फिर उसमें कंफ्यूजन हो जाता है, याद नहीं रहता, तो उसको ट्रिक के माध्यम से हमने ऐसे डिजाइन किया है कि आपको हर तरीके की जानकारी ट्रिक के माध्यम से जानकारी प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो उसकी दोस्तों जितनी वीडियो है मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां जाकर के आप देख सकते हैं। इसी के साथ मैं कहना चाहूंगा, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, धन्यवाद।